इंटरनेशनल या बिजनेस यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है? बेसिकली हम सारे जानते हैं एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या होता है, बट अब आप इस काम को शुरू करने जा रहे हो तो आपको इसकी बारीकियां समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि सामने आप देख पा रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। इट आल्सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। मतलब किसी भी देश से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं या मंगा रहे हैं तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपनी कंट्री यानी इंडिया से माल दूसरी कंट्री में भेज रहे हो, और इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप बाहर से माल मंगा रहे हो। जैसे कि सबसे ज्यादा एग्जांपल हमने देखा चाइना। हमारी पूरी इंडियन मार्केट चाइनीज गुड से भरी हुई है, तो उसका तोड़ क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट आप करेंगे तो आपको गवर्नमेंट से अलग अलग तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। आने वाले जब सेशन आएंगे आपके तो उसमें आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट फाइनेंस कैसे मिलता है। और अगर आपके पास ऑर्डर है यानी सिर्फ बायर का कंफर्म ऑर्डर है तो परचेज ऑर्डर के बिहाफ पे आपको जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार से लोन कैसे मिल सकता है। तो पूरा आपको डिटेल में मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि एक्सपोर्टर कितने तरह के होते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चर सबसे पहले मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, सेकंड आता है मर्चेंट एक्सपोर्टर और थर्ड आता है सर्विस एक्सपोर्टर। मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर क्या होता है? क्या कोई आप में से बता सकता है? सर खुद ही बना के मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना। राइट। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई यूनिट है, तो आप खुद ही माल मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो और खुद ही अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करके दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर कहलाओगे। सिमिलरली मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है? अब देखो हर किसी के बस की बात नहीं है कि फैक्ट्रीज लगा दे, क्योंकि आप भी जानते हो फैक्ट्री लगाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पर्सनली अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हर कोई लेबर इंटेंसिव वर्क जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज्यादा होता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि आप भी जानते हो आजकल लेबर को संभालना बहुत मुश्किल है। कभी कोई त्योहार आ रहा है, कभी कोई छुट्टी आ रही है, कभी कोई बीमारी हो रही है। अगर आपका ऑर्डर लगा हुआ है और आपकी लेबर अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए मोर देन 90% लोग जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में एंटर करते हैं वो एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के काम शुरू करते हैं। तो अगर आपका प्लान है, एक बड़ा विजन है कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, स्पेशली एक्सपोर्ट बिजनेस में बिजनेस सेटअप करना है, तो आप एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर बन के भी काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट फ्रॉम होम कैसे कर सकते हो? इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम होम हमारे इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो यूएसपी है वो ये है कि आप घर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, कम क्वांटिटी में कैसे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपके पास 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो तभी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अपना शुरू कर सको। हार्डली 30-40 या मैक्सिमम 50,000 में भी आप छोटी क्वांटिटी में भी घर से भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आजकल आप वीडियोस देखते हैं कि पोर्ट विजिट्स कराई जाती है, गोडाउन की विजिट्स कराई जाती है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उसको जाने की जरूरत ही नहीं है पोर्ट पे, क्योंकि ये सारा काम आपका सीएचए करता है। सीएचए समझते हैं क्या होता है? कस्टम हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट यानी कि क्लियरेंस एजेंट। आप बस माल बना के रेडी रखो, डॉक्यूमेंटेशन जो आपका बिलिंग है वो आप रेडी रखो, और सीएचए आपका सारा माल ले जाके पोर्ट में सारी क्लियरेंस करा देगा। सर ऑलमोस्ट 70% काम करता है सर। हाँ, और अगर आप थोड़ा सा उसको पैसा थोड़ा सा ज्यादा दे दोगे तो आपका सारा काम A to Z वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी सब कुछ करके दे देगा वो। जी। तो कहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर वो हमें प्रैक्टिकल सीखना है, हमें ना गोडाउन में जाना है, हमें पोर्ट विजिट करनी है। तो पोर्ट विजिट करने में कोई प्रैक्टिकल एजुकेशन आपको नहीं मिलेगी। पोर्ट विजिट में क्या है, आपको माल लोडिंग अनलोडिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे इंटरनेट पे चैनल्स अवेलेबल हैं जिसपे आप देख सकते हो। तो एक असली एक्सपोर्टर को पोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, घर से ही आप सारा काम कर सकते हो। तो स्मार्ट वर्क करो, वो आपको सारे तरीके स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि घर से आप कम क्वांटिटी में कम इन्वेस्टमेंट में कैसे काम कर सकते हो। और आने वाले सेशंस में आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत प्रोडक्ट सिलेक्शन में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अभी अपने रूम में बैठे हुए हो, आपके रूम में आप इधर उधर नजर घुमाओ, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने रूम में बैठा हूँ, मेरे सामने फैन है, एलसीडी है, पलंग है, चेयर है, कर्टेन्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट है। प्रॉफिट मार्जिन हर बिजनेस में है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ना हो। काम करने का सही तरीका, सही स्ट्रैटेजी और सही ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप काम को अपने आगे बढ़ा सकते हो। अब सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट पे मार्जिन ज्यादा है। आजकल इंटरनेट पे आप खोल के देखोगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिलते हैं कि इतना आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कीजिए, इस पे 200% प्रॉफिट कमाइए, 500% प्रॉफिट कमाइए। लेकिन क्या गारंटी है कि उसमें आपका इंटरेस्ट है? अगर आपको उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है, तो उसमें जितना मर्जी मार्जिन हो, 1 या 2 महीने बाद आप अपने आप ही गिव अप कर दोगे कि मुझे मजा नहीं आ रहा है इस काम को करने में। क्यों? क्योंकि आपका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के टाइम पे आपका इंटरेस्ट और अवेलेबिलिटी और सोर्सिंग भी मैटर करती है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मखाने में काम कर लो, मखाने में बहुत डिमांड है, बिहार जो है उसका मेन हब है, आप बिहार से प्रोक्योर करके आप माल भेज सकते हो। लेकिन फूड प्रोडक्ट है, फंगस पकड़ सकता है, बैक्टीरिया पकड़ सकता है, पैकेजिंग अगर आपने सही नहीं करी तो सर एक डैमेज भी बात हो सकता बताइए। है। यस, हुज दिस? हाँ जी सर, पुरुषोत्तम सर। यस प्रसाद, बोलिए। सर जैसे एक्सपोर्ट में सर कंप्लायंस की बड़ी इश्यूज है, राइट तो सर कंप्लायंस की वजह से भी ऑर्डर रिजेक्ट हो जाते हैं। राइट। तो सर ये कंप्लायंस की नॉलेज कौन देता है, मतलब कंप्लायंस में क्या? कंप्लायंस की नॉलेज देखो, एक तो जब आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आएगा, काफी हद तक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। फर्स्ट, सेकंड, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपको सपोर्ट करती हैं। थर्ड, आपको मैं 1-2 रिलायबल CHAs दे दूंगा, कस्टम हाउस एजेंट जो हैं, तो आप मेरे थ्रू अगर उनसे कांटेक्ट करोगे तो आपसे बिल्कुल फेयर डीलिंग करेंगे, वो आपको एक एक चीज क्लैरिटी के साथ समझा देंगे हाँ ताकि जी। आपकी शिपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सर मैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट में। ओके। तो सर यहाँ पे जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं उनको सर एडवांस पेमेंट LC 30% ही मिलती है। अच्छा, तो सर ऐसा क्यों नहीं 100% मिलते? देखो वो तो बायर टू बायर डिपेंड करता है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और उनकी कंट्री जो जिसको वो टारगेट कर रहे हैं उन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप बायर हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अभी तो चॉइस आपकी है ना कि आप किसी सेलर को कितना एडवांस देना चाहते हो, या उससे खरीदना चाहते हो थोड़ा माल, या बाकियों से बाकी माल खरीदना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल की शॉपिंग करनी है, आज की डेट में आप कोई भी प्रोडक्ट की शॉपिंग करने जाते हो, जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, आप पहले इंटरनेट पे चेक करते हो कि अमेजोन पे क्या डील है, फ्लिपकार्ट पे क्या डील है, फिर आप अपने नियर बाय शोरूम्स पे जाके भी चेक करते हो, फिर जाके फाइनल एक डिसीजन लेते हो कि हाँ मैं यहाँ से लूं, ऑनलाइन लूं, या फिर मैं किसी स्टोर से जाके लूं। हाँ आजकल जी। आप कंपेयर करोगे, स्टोर के रेट और ऑनलाइन के रेट सिमिलर हो गए हैं, बहुत ही माइनर गैप है। और अगर आप किसी स्टोर पे जा रहे हो, उसी टाइम अपना फोन ऑन करके उनको दिखा देते हो कि देखो जी ऑनलाइन तो इतने का मिल रहा है, तो 90% चांसेस होते हैं वो आपको उसी रेट में दे देते हैं। हाँ जी। तो टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन
एक्सपोर्ट में क्या है, आपके पास मोर देन 200 प्लस कंट्रीज है। अगर एक कंट्री से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप दूसरी कंट्री को टारगेट करो। आपको किसने कहा है कि आप सिर्फ यूएस, यूके, ऐसी कंट्रीज जो ऑस्ट्रेलिया डेवलप कंट्रीज है वहीं टारगेट करो? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पे लोग टारगेट ही नहीं करते, क्योंकि मेन पर्पस उनका यही होता है कि बड़े बड़े ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज को अगर हम टारगेट करेंगे तो क्या पता हमें घूमने का चांस मिल जाए। तो पहले तो कमा लो यार, पहले बिजनेस कर लो, पैसा आएगा तो फिर आपकी चॉइस, आप कहीं भी घूमो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, चिली है, क्यूबा है, कजाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश है, वहां कोई जाता ही नहीं है, वहां कोई टारगेट ही नहीं करता। आपका एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का सेशन आएगा, उसमें बताऊंगा अगर आप ऐसी कंट्रीज को टारगेट करते हो तो गवर्नमेंट जितना भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव देती है तो उसका +1 और +2% एक्स्ट्रा आपको देती है, अगर आप ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज को टारगेट करते हो जहां से इंडिया का एक्सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो आप धीरे धीरे जब आप सीखोगे डे बाय डे तो आप समझोगे। बाकी पेमेंट का आप अपनी तरफ से कन्विंस करो, प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी दो, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो बायर को आप अग्री कर सकते हो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे। आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में देखा होगा कि प्रेजेंटेशन दी जाती है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, तब जाके बायर्स को कन्विंस किया जाता है। तो सेम आपके साथ भी है। देखो इंसान का एक नेचर है जो आपका भी है, मेरा भी है, सभी का है, कि जब हम बायर होते हैं तो हमारा नेचर कुछ और होता है, लेकिन जब हम सेलर होते हैं तो हमारा नेचर कुछ और होता है। अभी अगर मैं कहूं कि आपने 10,000 रुपए की पेमेंट जो है किसी को देनी है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप सोचोगे कि यार मैं इसको एडवांस दे रहा हूँ, क्या ये मुझे माल देगा ये नहीं देगा, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने लेनी है तो आप कहोगे यार मुझे पेमेंट ही नहीं आ रही है, ये मुझे पेमेंट दे ही नहीं रहा है, मैं तो इसको माल दे के बैठा हूँ। तो खरीदने और बेचने के टाइम पे हमारा नेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। ये हर इंसान में एक कहते हैं ना ट्रेट है, ह्यूमन ट्रेट जिसको बोला जाता है, इंसान की फितरत जिसको बोला जाता है। तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग की हम जैसे बात कर रहे थे, तो मर्चेंट एक्सपोर्टिंग में आप घर से भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो। बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल लेवल के भी हैं, किस तरीके से आपको बैलेंस करना है। देखो मैं वही नहीं बोलूंगा कि आप बस अमेजोन में बेच लो, फ्लिपकार्ट में बेच लो तो आपका एक्सपोर्ट हो गया, नहीं। आपको मैं बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा इंटरनेशनल लेवल की जिससे आप पर्टिकुलर कंट्री टारगेट कर सकते हो, उन्हीं कंट्री के कस्टमर्स आपको वहां मिलेंगे। सेकंड, आपको मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा और ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा इंटरनेशनल मार्केटिंग के सेशन में जहां पे जेन्युइन बायर्स यानी कंपनी के जो ओनर्स है, जनरल मैनेजर्स है, सीईओज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनके पर्सनल ईमेल्स आप कैसे निकाल सकते हो और उनके पर्सनल ईमेल पे आप अपनी कोटेशन कैसे भेज सकते हो। आज की डेट में आप सारे जीमेल यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा यूज करते हो मेरे ख्याल से। तो इतनी ईमेल्स रोज आती हैं, क्या आप रोज सारी ईमेल्स चेक करते हो? नहीं करते। लेकिन कोई एक ऐसी पर्सनल ईमेल हमारी जरूर होती है जिसको हम डेली बेसिस पे चेक करते हैं। तो ऐसे ही जो टॉप लेवल के जो क्लाइंट्स होते हैं, टॉप लेवल के जो ब्रांड्स होते हैं, उनकी पर्सनल ईमेल तक कैसे पहुंचना है, क्या सॉफ्टवेयर है और किस तरीके से उनको ईमेल करनी है, तो वो भी आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखोगे आने वाले सेशंस में। अब बात करते हैं थर्ड सेशन की, थर्ड एक्सपोर्टर यानी सर्विस एक्सपोर्टर। सर्विस एक्सपोर्टर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। इसका एक्सपोर्ट आपने अगर रीसेंट न्यूज देखी हो तो बहुत सारे लोग वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो गया, एसईओ जो करते हैं। जयदीप की रिक्वेस्ट चाहिए, जिन जिन के माइक म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर दीजिए। अगर किसी का कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, हाँ सर्विस एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे। सर्विस एक्सपोर्ट में आप बहुत सारी अगर टेक्नोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है तो आप सर्विस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरनेशनल कंट्री से बिलोंग करता है, जैसे कि
कोई भी कंट्री होगी, इंडिया से बाहर की कंट्री, और वो मुझे डॉलर्स में पेमेंट कर रहा है, तो मैं भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव यानी सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्लेम कर सकता हूं। तो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल रखी है। आजकल आप इंस्टाग्राम देखते होंगे या बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते होंगे कि ऑनलाइन जो है सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छी आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है या वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है, तो आप अगर बाहर के क्लाइंट्स को वीडियो एडिटिंग करके उनकी वेबसाइट को अच्छी रैंक पे ले आते हो, तो वो अगर आपको डॉलर्स में पे करते हैं तो आपको अर्निंग अच्छी हो जाती है और आप उस पे इंसेंटिव भी क्लेम कर सकते हो। लेकिन एक इसका सबसे बड़ा कैच है। कैच ये है कि गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आपको हम एक टारगेट देंगे, एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर आपको सर्विस एक्सपोर्ट में लेना है, वो टारगेट होता है $10,000 का। एक साल में अगर आप $10,000 अर्न करोगे तभी आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलेगा एज ए सर्विस एक्सपोर्टर, और वो इंसेंटिव अप्रॉक्स 2 से 3% तक होगा। मतलब 10,000 का 2 से 3% आपका हो गया, $200 से $300 का आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव। तो ये एक्सपोर्ट का टारगेट बोल सकते हो, या लेमन लैंग्वेज में, गवर्नमेंट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आपको पूरा करना बहुत जरूरी है। तो अब चॉइस आपकी है कि आपने स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग लगानी है, या मर्चेंट से स्टार्ट करना है, या फिर सर्विस इंडस्ट्री से स्टार्ट करना है। अभी तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? इंटरनेशनल फेयर्स अटेंड करे। पुरुषार्थ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अगर हाँ जी आपकी सर, जैसे हम clear- इंटरनेशनली ट्रेड फेयर्स अटेंड करें, राइट, तो सर उसमें हम बायर फाइंड करें एग्जीबिशन, ठीक अगर मीटर स्टॉल लगा के, ठीक है। तो सर डायरेक्टली उससे भी बेनिफिशियरी होगा, या ये जैसे जो कंपनी हाउसेज है बड़ी सिटीज में उनको टारगेट करे, हम्म। क्या देखो, ज्यादा बेनिफिट है? दोनों बेनिफिशियल है, डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। देखो, मैं क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी रखूंगा, मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। अगर आप एक ट्रेड फेयर प्लान कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गल्फ फूड फेस्टिवल बहुत चलता है दुबई में, जो होता है फरवरी के टाइम पे, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड फेयर लगाने जा रहे हो, तो आप भी जानते हो कि उसके एक्सपेंस और उसका खर्चा 1-2 लाख का तो होता नहीं है। एक ढंग का अगर आप सेटअप लगाते हो वहां पे, तो नाना करते करते 3 से 4 लाख, डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा काउंटर बुक कराया है। जैसे आप दुकान देखते हो, किसी की छोटी दुकान होती है, किसी की बड़ी दुकान होती है, और किसी का शोरूम होता है, तो उस हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाता है। फिर लोकेशन मैटर करती है कि सेंट्रल लोकेशन आपने देखनी है, कॉर्नर्स की लोकेशन देखनी है, तो उसके हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है। तो नाना करते करते ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 4 से 5 लाख रुपए आपका खर्चा आ ही जाता है। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, या तो आप 4 से 5 लाख रुपए लगा के काउंटर लगाओ, जितने का भी वो 4 से 5 दिन है, एक हफ्ते का जो ट्रेड फेयर होता है, या तो वहां से डायरेक्ट बायर को अप्रोच करो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेस में ग्लोबली वर्ल्ड वाइड आपके क्लाइंट्स आते हैं, आपके बायर्स आते हैं। या फिर आप उस पैसे को अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो आज की डेट में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कि अगर आपको लगता है कि वहां जाके नहीं, मैं यहीं से डायरेक्ट अप्रोच करता हूं, तो या तो आप वो पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपकी कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरी कंट्री में जाना, लगाना, आप अकेले तो जाओगे नहीं, कोई ना कोई आपको हेल्पर जरूर चाहिए, चाहे वो आपका पार्टनर हो सकता है, चाहे आपको कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकती है। फिर वहां पे आपको प्रॉपर सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके चलनी है। जरा सी मिस हैपनिंग या जरा सा भी कुछ गड़बड़, कोई आपके काउंटर पे विजिट कर रहा है, कुछ भी 19-20 कोई फॉल्ट आ गया, तो उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी है। फिर आपको पिच करने का तरीका आना चाहिए, कन्विंसिंग पावर। एक, हाँ, कन्विंसिंग पावर से याद आया, बहुत बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है, मतलब हजारों बार ये क्वेश्चन सामने आता है, सर बायर कैसे मिलेंगे, बायर कैसे मिलेंगे, जैसे अभी भी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं।
लेकिन इस पे कोई भी फोकस नहीं करता है। मैं बहुत सारे लोगों को जो है ऑब्जर्व करता हूँ, सब ये कहते हैं बायर ऐसे मिल जाएगा, वैसे मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ये बंदा फोकस नहीं करता कि बायर अगर मिल गया तो उसको कन्विंस कैसे करोगे कि वो आप ही से माल ले। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपका बायर हूं दूसरी कंट्री में, आपने मुझे ढूंढ लिया, आपने मुझे अप्रोच कर लिया, आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे? क्योंकि मेरे पास आप ही ऑप्शन थोड़ी ना हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो एफर्ट्स पे कोई बात ही नहीं करता, नेगोशिएशन स्किल्स कैसे होनी चाहिए उस पर भी बात ही नहीं करता। बस एक ही धड़ल्ले पे सारे चल रहे हैं कि बायर का डेटा आपको दे देंगे, ये रही किताब, ये रहा डेटा, यहाँ से खरीद लो, वहां से खरीद लो, बस बायर आपको मिल गया। अब बायर मिल गया तो फॉलोअप तो आपको करना पड़ेगा, चाहे उसको आप ईमेल के थ्रू कर रहे हो, चाहे आप उसको व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हो, या चाहे आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हो। और अगर वो आपके सामने है, जैसे कि आजकल तो सारा ऑनलाइन वे हो रहा है, तो जूम मीटिंग आप देख ही नहीं, पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा ग्रो करा है। तो ऐसे जूम मीटिंग के थ्रू बात होती है, जैसे आप और मैं लाइव जो सारी चीजें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे? तो उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बायर्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है डे बाय डे, तो लोगों की नीड्स भी तो बढ़ती जा रही है, प्लस लोगों का लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ है। लेकिन एक स्टेप आपको आगे और उससे हटके कैसे चलना है, आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग के सेशन में आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कैसे होंगी, ईमेल का मैं बता चुका हूँ, कौन कौन से सॉफ्टवेयर और डिजिटल मार्केटिंग आपको किस तरीके से करनी है, वो आपको सारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपका कन्विंसिंग रेशियो यानी कन्विंसिंग रेट एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन बायर का ही है। आप भी एक बायर हो, आप अगर मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो कपड़े की, तो आप ज़ारा का शोरूम हो गया, पीटर इंग्लैंड का शोरूम हो गया, आप 2-4 जगह घूम के फिर फाइनल डिसीजन लेते हो कि यार ये शर्ट अच्छी लगी थी या ये जीन्स अच्छी लगी थी। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आप उनको पिच कर रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? किसी को भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम आगे बढ़े। हेलो यस सर, आपके यहाँ से सप्लायर भी मिलेंगे क्या? सप्लायर आपको किस तरह के सप्लायर चाहिए? मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको बेस्ट सप्लायर कोऑर्डिनेट करा दूं, बट डिपेंड करता है सर मैं ग्रीन चिल्ली का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ओके सर मतलब मैं सर एक्चुअली कर्नाटक से हूँ। ओके सर मुझको तो यहाँ पे तो अभी लॉजिस्टिक का खर्चा मुझे दवा शवा के लिए बहुत पड़ जाएगा। मैं इसके लिए क्या सोच रहा हूँ, ठीक है डायरेक्ट मुंबई से ही एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। देखो मैं लॉजिस्टिक भी कम पड़ेगा। ओके देखो मैं कोशिश पूरी कर दूंगा कि आपकी सप्लायर की नीड भी पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो भी प्रोडक्ट कहो तो उसका सप्लायर मेरे पास अवेलेबल होगा। वो मुझे अपने डेटा बैंक में देखना पड़ेगा कि इसके सप्लायर मेरे पास अवेलेबल हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट करा दूं कि आप इनसे माल खरीद लो और आप जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपस में अपनी सेट कर लो। तो मेरी रेफरेंस ये है कि वो भी आपका रिगार्ड कर लेंगे और आप भी उनका रिगार्ड कर लेना। तो फ्रॉड होने के चांसेस आपके बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। अगर आप मार्केट में किसी भी रैंडम बंदे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे। हाँ सर, सप्लायर भी होना अच्छा होना बेटर है सर। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपको मार्केट में ऐसे सप्लायर मिलेंगे। मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको एक बड़ा ऑर्डर आ गया और आप किसी सिंगल सप्लायर पर डिपेंडेंट हो, तो कभी कभार क्या होता है कि पहले तो आपने मेहनत करी बायर ढूंढने की, फिर आपने उसको कन्विंस करने की मेहनत करी, फिर आपने जो भी एडवांस लेना है एलसी में काम करना है वहां के लिए मेहनत करी। अब जब सारी चीजें फाइनल होने को होती हैं, तो जब आप अपने सप्लायर के पास जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है वो हाथ खड़े कर देता है, नहीं यार मैं इतनी क्वांटिटी नहीं बना सकता, या अभी मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर लगे पड़े हैं, मैं तेरा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए भी आपके पास एक सब्स्टिट्यूट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा हमारे इंडिया में, हमारे भारत देश में बहुत बार ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं बिजनेस में। अगर किसी राइटर ने बोला है कि बिजनेस इज ए रिस्क, तो बहुत सही बात बोली है उसने
क्योंकि बिजनेस में कभी भी कोई भी रिस्क एकदम ही आपके सामने आ जाता है, तो उसको हैंडल करना, वो भी इतने ज्यादा प्रेशर में, तो वो भी स्किल्स आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। तो रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, आगे रिस्क मैनेजमेंट की भी सेशंस आएंगे आपके। तो जब आपका ट्रेनिंग सेशन खत्म होगा ना, तो आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि एक एक डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा, कुछ रह नहीं जाएगा। और इन केस अगर फ्यूचर में भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमारा हेल्प डेस्क है, हमारी टीम है, तो वो आपको टाइम टू टाइम आपकी जो क्वेरीज है उनका आंसर देती रहेगी। ओके ऐसा नहीं है कि लेट्स सपोज कि आज आपकी फेयरवेल क्लास है, लास्ट क्लास है, तो कल से टाटा बाय बाय, तू कौन और मैं कौन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़े। सर। आप हर्षदान के भाई हो क्या? कजन है मेरे। कजिन है क्या? हम्म, जी। आगे बढ़े। सर आपके यहाँ से फंडिंग ऑप्शन रहेगा क्या? हाँ, फंडिंग गाइडेंस आपको रहेगा, जो मैंने कि सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट सारा CFD। आपको बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, क्या प्रोसेस है। सर एक्चुअली मेरा उतना बजट नहीं है, मतलब लो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब घर से। ओके। हाँ सर, मतलब कर्नाटक से तो मतलब इधर कोई पोर्ट नहीं है अराउंडिंग, चेन्नई नहीं तो मुझे नावा शिवा जाना पड़ेगा। हम्म। जी सर, ओके। इसीलिए इसकी दिक्कत आ रही है सर। ओके, तो मतलब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट तो आपने प्लान किया होगा ना कि मेरी पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 50 50,000 या 50,000। 50,000। जी जी। हाँ, कर सकते हो, बट कॉस्टिंग की जब क्लास आएगी, एक्सपोर्ट हाँ प्राइसिंग सर। पहले हम सर निकालेंगे। और एक सर, ये जो नेबर कंट्री है ना, उससे करे तो एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक कम पड़ेगा। अच्छा। तो नेबरिंग में बेनिफिट रहेगा सर, जब हम्म। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका। अगर हमें दूर की करेगा तो अमेरिका, यूएई, तो मतलब हम्म। अमेरिका, सिंगापुर, तो लॉजिस्टिक का सर खर्चा एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा आएगा। ओके। हाँ सर, नाइबरिंग कंट्री होगा तो बांग्लादेश, सऊदी, कतर में वैसा मेरे तो लॉजिस्टिक भी कम पड़ेगा। राइट। सर वही मेरी प्लानिंग है। तो उसके लिए कोई इशू नहीं, मेरे पास एक दो अच्छे रिलायबल सीएचए हैं, तो उनका नंबर मैं आपसे ड्यूरिंग द क्लास आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो जब ओके आपके सर। सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आएंगे, तो आप उनसे सारा जब खुद समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप उनसे जो भी है ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कर सकते हैं। तो जो बेस्ट डील होगी, जो बेस्ट कोटेशन होगी, वो आपको अवेलेबल करा देंगे मेरी रेफरेंस से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके नेक्स्ट सर। आगे बढ़ते हैं। इनको टर्म्स स्क्रीन जी पे सर। शेयर हो रहा है, दिख रहे हैं आपको। जी सर। अब सर इनको मुझे पता है टर्म्स। सर, हम्म। पूरे बीच 11 इनकोट है हमारा सर ये। हाँ, लेकिन हाँ सर, एक आज हम बार सिर्फ बताइए। 6 इनको टर्म करेंगे, धीरे हाँ धीरे सर। हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, इसलिए मैं आपको ये 6 सर इनको टर्म मोस्टली बता तो, रहा हूँ। सर मोस्टली FOB, CIF, CFR, हाँ, CNF। राइट। अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं एक्स वर्क से। इसको मैं आपको जो है दूसरे स्क्रीन में शेयर करके दिखाता हूँ कि एक्स वर्क जो है कैसे कैलकुलेट करनी है। स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने, व्हाइट जी बोर्ड। स्टार्ट करते हैं नंबर 1, एक्स वर्क्स। Excuse me, sir. एक्स वर्क्स इनको टर्म क्या होती है कि अगर आप अपने बायर Hello. को प्राइस कोट करना चाहते हो। Excuse me, sir. यस, हुज दिस? This is Jaideep, sir. यस जयदीप, बोलिए। Sir, please explain what is Incoterms. इनको टर्म इट्स काइंड ऑफ एक प्राइसिंग है कि सपोज करो कि मैं आपका बायर हूं। सर ये इंटरनेशनल बार बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट कर दिया सर। अलग अलग तरह की प्राइसिंग जो Liquidity। है दी जाती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाय सी कर रहे हो तो क्या एक्सपेंस पड़ेगा, बाय एयर कर रहे हो तो क्या एक्सपेंस पड़ेगा, या बाय रोड कर रहे हो नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि नेपाल हो गया। तो इसमें आपको अलग अलग तरह की प्राइसिंग कैलकुलेट करके अपने बायर को यानी अपने क्लाइंट को देनी पड़ती है। तो उस इनको टर्म में सबसे पहले आता है एक्स वर्क्स प्राइसिंग, जिसका मतलब ये संजू, है कि मान लो संजू। मैंने आपसे, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, I am getting.
हाँ, मान लो कि मैंने आपसे माल खरीदना है और मैंने आपको कहा कि मुझे एक्स वर्क्स प्राइसिंग बताओ। अब एक्स वर्क्स प्राइसिंग का मतलब ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको बस माल तैयार करके अपने फैक्ट्री या गोडाउन या घर तक ही रेडी करके मुझे देना है। मेरा कोई एग्जीक्यूटिव आएगा या मेरा कोई सीएचए आएगा आपके घर से या फैक्ट्री से या गोडाउन से या वेयरहाउस से आप आपसे माल रिसीव करके मुझ तक या मेरी कंट्री तक डिलीवर कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पैक करके अपने गोडाउन, घर, जहां से भी आप माल दे रहे हैं उस प्लेस से मुझे बस माल सप्लाई करना है और मुझे उसकी प्राइसिंग देनी है। इसका सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने गाड़ी खरीदी हो या बाइक या टू व्हीलर खरीदा हो तो आपने देखा होगा एक शोरूम प्राइस लिखा होता है बाइक्स पे या गाड़ी पे। टीवी में अगर आप ऐड देखते हो या न्यूज़पेपर में अगर आप ऐड देखते हो या इंटरनेट पे गूगल करते हो तो कि अगर आप होंडा सिटी खरीदने जा रहे हो या XUV 500 खरीदने जा रहे हो तो उस पर लिखा होता है फ्रॉम 12 लाख ऑनवर्ड्स एक्स शोरूम प्राइस, 15 लाख ऑनवर्ड एक्स शोरूम प्राइस। तो एक्स शोरूम प्राइस का मतलब ये है कि शोरूम तक के अंदर गाड़ी का रेट है 12 लाख। एग्जांपल के तौर पे आप होंडा सिटी लेने जा रहे हो तो वो 12 लाख की है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, वो हो गया एक्स शोरूम प्राइस। लेकिन जैसे ही शोरूम के बाहर निकलती है तो कितने तरह के टैक्स लग जाते हैं। रोड टैक्स लग जाता है, फिर इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है, फिर एसेसरीज भी लेनी पड़ती है, तो वो एडिशनल खर्चा हो जाता है ना। फिर पोल्यूशन भी करानी पड़ती है, तो वो एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं, लेकिन वो एक्स वर्क्स पे नहीं आते हैं। क्लियर हुआ या दोबारा जी समझाऊं? सर, क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं कहूं, एक एक करके मैं चलूंगा कि मैं आपका बायर हूं, मैं आपको कहता हूं कि मुझे आपसे कोई प्रोडक्ट लेना है। मान लो आप गारमेंट्स में काम कर रहे हो, कपड़े में काम कर रहे हो, और आपने मुझे कहा कि एक शोरूम प्राइस है, सॉरी एक्स वर्क्स प्राइस है $100 का, या इसको $1000 कर देते हैं, थोड़ी बड़ी फिगर कर देते हैं कि $1000 का मैं आपसे माल खरीदना चाहता हूं। तो एक्स वर्क्स प्राइसिंग ये है, दैट मीन्स कि मैं आपकी फैक्ट्री या घर पे आऊंगा और माल उठा के ले जाऊंगा, या मेरा कोई एग्जीक्यूटिव आएगा या सीएचए आएगा आपके घर फैक्ट्री से माल उठा के ले जाएगा, तो वो आ जाएगा एक्स वर्क्स प्राइसिंग में। सेकंड, एफसीए, जिसको बोला जाता है फ्री कैरियर। फ्री कैरियर प्राइसिंग या फ्री कैरियर इनकोटर्म, इसका मतलब ये है कि आपने अपना माल फैक्ट्री से उठा के पोर्ट तक डिलीवर कर दिया, यानी पोर्ट के बाहर तक। अब पोर्ट के बाहर जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो लगेगा ना, ट्रक से भेज रहे हो, टेम्पो से भेज रहे हो। मान के चलते हैं आप ट्रक और टेम्पो से भेज रहे हो, तो आपका एडिशनल जो खर्चा आ रहा है वो $50 आया, प्लस एक्स वर्क्स का जो प्राइस था वो $1000 है। तो अब आपका टोटल कितना हो गया? घर से अगर आप पोर्ट तक पहुंचा रहे हो ट्रांसपोर्ट मिला के $1050। तो अगर आपका बायर यानी कि मैं या कोई और बायर आपसे एफसीए प्राइसिंग मांग रहा है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपको कह रहा है कि आप माल पोर्ट के बाहर तक मुझे डिलीवर करके दोगे, तो मुझे नेट प्राइसिंग बताओ कितने का माल बैठेगा। तो वो आ जाता है एफसीए प्राइसिंग, एफसीए इनकोटर्म। नेक्स्ट, थर्ड इनकोटर्म FAS, जिसको बोला जाता है फ्री अलॉन्ग साइड शिफ्ट। अब बायर आपको अपने शिप का एड्रेस दे देगा, वो कहेगा कि मैं अगर आपको अपने शिप का एड्रेस बता दूंगा कि मेरा शिप पोर्ट में इस जगह पे खड़ा है, क्योंकि पोर्ट जो होता है वो 30 से 40 किलोमीटर बड़ा होता है, तो अगर आप वहां तक मुझे डिलीवरी करा दोगे मेरे पोर्ट के पास, फ्री अलॉन्ग साइड शिप यानी मेरे शिप के पास, तो आप कितना चार्ज लोगे? तो बट ऑब्वियस है पोर्ट के अंदर अगर जाएगा
तो चार्जेस ज्यादा लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस भी होगी, सब कुछ होगा। तो मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स $200 आपके एक्स्ट्रा लग गए, प्लस 1050 आपके पहले से ही थे जो FCA प्राइसिंग की बात कर रहे थे। तो अब आपकी प्राइसिंग होगी $1250, यानी आपकी फैक्ट्री और गोडाउन से लेके बायर का शिप जहां पे खड़ा है वहां तक का खर्चा या जिस शिप में जाना है, $1250 का आपका माल हो गया, जो कि $1000 से शुरू हुआ था। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? एनीबडी? नो सर। आगे बढ़े। जी जी। नेक्स्ट आएगी फोर्थ इनकोटर्म। अब फोर्थ इनकोटर्म आ जाती है आपकी FOB। सर ये फैक्ट्री से लोडिंग के वेसल है ना सर? फैक्ट्री टू लोडिंग वेसल FOB। जस्ट होल्ड ऑन, जयदीप का मैसेज है, प्लीज अनम्यूट म्यूट कर लो जिसका भी अनम्यूट है अभी। जिसको भी डाउट हो वो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है। यस, अब बताओ किसका डाउट है? क्लियर है? यहां तक आगे बढ़े। जी सर जी। ठीक है, नेक्स्ट इनको टर्म है FOB, जिसको फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड बोला जाता है। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होगा कि मैं आपका बायर हूं या कोई भी आपका बायर है, वो क्लाइंट आपको ये कह रहा है कि भाई आप अपने घर से या फैक्ट्री से मुझे शिप तक माल लोड करा दो, यानी शिप तक चढ़ा दो। FCA में क्या था? पोर्ट के बाहर। FAS में क्या था? शिप के पास में, जिसको डॉक यार्ड भी बोला जाता है। सर FOB में FOB में शिप तक लोड कराना, यानी शिप तक लोड कराने के सारे खर्चे आपको बियर करने हैं। अब ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि मान लो आपका, एग्जांपल दे रहा हूं ये, कि $300 आपका खर्चा और आ गया शिप पे लोड करा के सब कुछ करने का, प्लस 1250 आपका ऑलरेडी पिछली इनको टर्म में था। तो अब आपका टोटल जो FOB प्राइस हो गया, इनको आप ऐड कर दो तो $1550 आपका हो गया। तो अगर मैं आपको कहता हूं मुझे FOB प्राइसिंग में डील करनी है, तो सोचो $1000 का जो आपका एक्सवर्क्स में प्रोडक्ट की वैल्यू कॉस्ट कर रहा था, वो शिप तक चढ़ते चढ़ते ट्रांसपोर्टेशन क्लियरेंस होते होते आपका $1550 का हो गया। मतलब ऑलमोस्ट $550 आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो वो आ जाता है आपका FOB फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट CFR, इसको हम कॉस्ट एंड फ्रेट है सर। कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट एंड फ्रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितना भी आपका FOB निकला है उसमें आप ओशियन फ्रेट ऐड कर दो। इसमें बायर आपको ये कह रहा है, अगर मैं आपका बायर हूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप शिप पे तो माल चढ़ा ही रहे हो, क्यों ना आप मेरी कंट्री तक मुझे माल पहुंचा दो। तो जो भी समुद्री भाड़ा, समुद्री किराया होगा, शिपिंग कंपनी जो भी सी फ्रेट लेती है, तो आप भी वही पे कर दो, आप बस मुझे मेरी कंट्री के पोर्ट तक माल पहुंचा दो। तो अब बताओ आप फाइनल प्राइस क्या दोगे? तो इस कंडीशन में आपको सी फ्रेट का चार्ज भी ऐड करके देना पड़ेगा, जो भी आपको कॉस्ट कर रहा है। तो मान के चलते हैं कि आपको सी फ्रेट का कॉस्ट $500 पड़ रहा है, और पहले से ही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट FOB टर्म्स में 1550 थी। तो नेट में अब जब आप कोटेशन दोगे तो अब आप 2050 कोटेशन दोगे बायर को, अगर वो CFR प्राइसिंग में आपसे मांग रहा है।
तो या तो आप इसको कॉस्ट एंड फ्रेट बोलो या एफओबी, शिप तक चढ़ाने तक के खर्चे को एफओबी कहते हैं, और उस शिप पे चढ़ गया तो समुद्री भाड़ा जो होता है, समुद्री किराया जब वो जा रहा है उसके जो चार्ज है वो है ओशियन फ्रेट। तो टोटल $2050 का आपका माल हो गया। नेक्स्ट CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस इन फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस इन इंश्योरेंस फ्रेट। एंड फ्रेट। सर इसमें इंश्योरेंस आएगा ना सर? हाँ, अब इसका एक और फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है कि एफओबी जितना निकल रहा था उसमें आप मरीन इंश्योरेंस ऐड कर दो। मतलब बायर आपको कह रहा है कि जब आप समुद्री भाड़ा दे रहे हो अब उसमें इंश्योरेंस भी दे दो, तो रास्ते में शिप डूब गया या कुछ भी हो गया, माल का नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए आप इंश्योरेंस भी करा के दे दो, और आप ओशियन फ्रेट भी इसमें दे रहे हो। हेलो सर। तीनों चीजें आ गई। हेलो। यस प्लीज। सर ये कार्गो इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा क्या? सॉरी, आपकी वॉइस एको कर रही है। नहीं सर, ये दो इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा क्या? मतलब कार्गो इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस। नहीं, मरीन इंश्योरेंस ही उसमें काफी है। मरीन काफी है कार्गो क्या? इंश्योरेंस एक ही होता है। हाँ ओके सर, मैंने कंफ्यूज है इसके लिए। हाँ सर और सर हम जो भी एक्सपेंस लगाते हैं एक्सपोर्ट में, मतलब वो पूरा बाहर से ले जाता है क्या? हाँ, वो पूरा बाहर से लोगे। जैसे कि हाँ सर, डिपेंड करता पूरा है कि प्लस कर आपने दो। कौन सी इनकोटर्म में डील करी। अभी हम जैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हाँ ओके ओके, हाँ ओके सर, समझ में आ गया। हाँ, अगर आप लास्ट वाली CIF तक आ गए, मैंने आपको कहा कि आप मुझे CIF में डील मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप मुझे प्राइसिंग दो, तो जो भी वैल्यू निकलेगा, जैसे कि एग्जांपल अभी हमने CFR निकाला 2050। अब अगर हम इंश्योरेंस भी करा के दे रहे हैं उसमें, मरीन इंश्योरेंस, मान लो आपकी $500 की इंश्योरेंस का कॉस्ट और लग गया, प्लस 2050 आपका ऑलरेडी कॉस्ट पहले से ही कर रहा था CFR में, तो अब आपका हो गया $2550। ये $2550 आपकी फाइनल वैल्यू है। आप बायर को बस एक कोटेशन दे रहे हो कि भाई तेरी कंट्री तक माल पहुंचेगा, उसका इंश्योरेंस भी माल का और सी फ्रेट भी, सारा लोडिंग अनलोडिंग सब मिला के ये तेरे को टोटल कॉस्ट करेगा $2550। तो ये आपका हो गया CIF प्राइसिंग। तो आपको चूज करना है कि इनमें से आप कौन सी इनको टर्म में डील करना चाहते हो। एडिशनली मैं आपको और दो इनको टर्म के बारे में बताता हूं, जो कि है नंबर 7, DDU, डिलीवर ड्यूटी डिलीवर ड्यूटी अनपेड। अनपेड। मैं आपका बायर हूं, मैं रहता हूं कनाडा। मैं आपको कहता हूं कि आपने मेरे पोर्ट तक तो माल पहुंचा दिया है, आप मेरे पोर्ट के अंदर तक डिलीवर कर दो, सर ये रिस्क इनको पे टर्म मत करना, कस्टम क्लियरेंस मत कराना। तो अगर एक पोर्ट के अंदर माल अगर जाएगा तो वहां की कंट्री के चार्जेस उसी हिसाब से होंगे, लेकिन सर इसमें रिस्क ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वहां के क्लियरिंग चार्जेस यानी अंदर जाने के हाँ चार्जेस, सर, हाँ आपको टैक्सेस कंपनी कितने का हैं। कस्टम रूल्स है, कस्टम प्रोसीजर मालूम होना चाहिए सर। कस्टम प्रोसेस पता होना चाहिए, वहां का कितने खर्चे लगेंगे, कितना पैसा लगेगा। तो आप वो खर्चा ऐड कर देना अगर आपको वो खर्चा पता है और आपको वो चार्जेस पता है। मान के चलते हैं कि वहां पे $200 आपको एक्स्ट्रा खर्चा लगना है, आपके पास सारा रिसर्च किया हुआ डेटा और आपके वहां पे नेटवर्क्स अच्छे हैं जो सारा वहां पे जानते हैं कि टोटल इतना एक्सपेंस पोर्ट के अंदर ले जाने में लगेगा, वहां की कस्टम तक पहुंचाने में। तो अब आप $200 उसको और एक्स्ट्रा ऐड करके बता देना। सिमिलरली अब कितना हो गया, 2550 में $200 ऐड कर दो, अब आपका टोटल हो गया $2750, जिसमें आपने कनाडा माल पहुंचा दिया और कनाडा के पोर्ट के अंदर तक माल पहुंचा दिया। सिमिलरली एक और इनको टर्म इसी से रिलेटेड जिसको कहते हैं DDP, डिलीवर ड्यूटी पेड।
अब इसका मतलब ये है कि मैं कनाडा में आपका बायर हूं या कोई भी बायर है, मैं आपको एक एड्रेस दे रहा हूं कनाडा का कि भाई मेरे गोडाउन का एड्रेस ये है, या तो मेरे घर का एड्रेस ये है, या मेरे वेयर हाउस का एड्रेस ये है। आप इंडिया से अपने घर से या अपने गोडाउन से या अपनी फैक्ट्री से मेरे घर या मेरे गोडाउन या मेरी फैक्ट्री तक पहुंचाने का मुझे फाइनल प्राइस दे दो। मेरे को बीच की कोई सिरदर्दी नहीं चाहिए, सारी सिरदर्दी आप ही उठाओ। मेरे से बस आप पैसा ले लो और मुझे माल डिलीवर करो मेरे एड्रेस में। अब डीडीयू में क्या था कि आपने पोर्ट के अंदर तक माल पहुंचा दिया, अब वहां की कस्टम क्लियरेंस कनाडा की, क्योंकि मैं एग्जांपल आपको कनाडा का दे रहा हूं, कनाडा की कस्टम क्लियरेंस आप करा के दोगे, वहां के खर्चे आप दोगे, जितना भी वहां खर्चा लगेगा, प्लस अगर वहां पे कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, वहां से ट्रांसपोर्टेशन करोगे, कंटेनर्स आपका कनाडा में पोर्ट से कहीं भी जा रहा है, वैंकूवर जा रहा है सपोज करो, तो वैंकूवर तक जाने तक के सारे खर्चे, बायर के प्रीमाइसेस तक पहुंचाने तक के सारे खर्चे आपको देने हैं ए टू जेड। मतलब इंडिया से, एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली से लेके कनाडा के वैंकूवर तक पहुंचाने का सारा कॉस्ट, सारी प्राइसिंग आपको ऐड करके देनी है। लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कनाडा में कितना खर्चा लगेगा, क्या इसका प्रोसेस है, कितने चार्जेस लगेंगे। तो मान के चलते हैं कि आपको $1000 का खर्चा और आ गया बायर के फैक्ट्री या गोडाउन या घर तक पहुंचाने तक का, वैंकूवर में अगर वो है, तो 2750 में $1000 और आप ऐड कर दो। अब आपका नेट प्राइस वैल्यू हो गया, इनकोटर्म वैल्यू डीडीपी में 3750। 3750। तो ये आपका टोटल वैल्यू है, टोटल प्राइस है जो आप बायर को कोटेशन दे रहे हो। अब लेकिन सोचने वाली बात ये है कि गलती से भी इनमें काम मत करना, डीडीओ डीडीपी में, अगर आपको बिल्कुल भी दूसरी कंट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, फंस जाओगे, पैसा आपका डूब जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे कि इसको फिर यूज कौन करता है? इसको यूज वो लोग करते हैं, सपोज करो कि आपका ऑलरेडी कोई भाई है या कोई फैमिली मेंबर है या फ्रेंड है, वहां पे ऑलरेडी आपकी कोई ब्रांच है, एक और एक्स्ट्रा ऑफिस है, या वहां पे आपको कोई सपोर्टिव रिलेटिव मिल गया, कोई फ्रेंड मिल गया, कोई भाई बंधु मिल गया, तो वो सारा आपका कस्टम क्लियरेंस सब कुछ करवा के आपको दे रहा है। या कोई रिलायबल आपका टीम मेंबर है जिसको एबीसीडी सब कुछ पता है वहां की, क्योंकि आप अच्छे कॉर्पोरेट्स में जाते हो या अच्छे एक्सपोर्ट हाउसेज में जाते हो, तो वो उनका स्टाफ भी अच्छे लेवल का वो हायर करते हैं ना, हायरिंग अच्छे स्केल पे होती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको सारा शिपमेंट हैंडल करने के लिए भेजा जाता है। तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको इन दोनों इनकोटर्म में काम नहीं करना है। एक बिगिनर के लिए, एक जैसे कहते हैं ना इंटरमीडिएट के लिए, जो कि मीडियम लेवल का होता है एक्सपोर्टर, तो उसके लिए सबसे बेस्ट इनकोटर्म और सबसे ज्यादा जो है लोग एफओबी ही यूज करते हैं। इंडिया में ही माल चढ़ा दिया और आपने सिरदर्दी हटा दी। यहाँ से हमने इंडियन पोर्ट से शिप पे माल चढ़ा दिया, वहां से बिल जनरेट हो गए, हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हमारी टेंशन खत्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। और सर पेमेंट टर्म भी रिस्क होते हैं सर। सॉरी, कम अगेन। हाँ सर, पेमेंट टर्म भी थोड़े रिस्क होते हैं सर। हाँ, डी हो गया, डीपी हो गया। हाँ, हाँ सर, ये एलसी हो गया। एलसी में तो 90 डेज सुजन एलसी। हाँ, अलग अलग तरह की एलसी होती है, एलसी एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की होती है, रेवोकेबल, इरेवोकेबल, विदाउट रिकोर्स, बहुत सारी एलसी। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि आजकल जैसे एप्स हो गए जैसे चैनएक्स वगैरह, जिससे मतलब बायर ट्रैक कर सकता है कि उसका प्रोडक्ट कितना तैयार हो चुका है, कितना न्यू हुआ। राइट। तो सर उसका क्या मतलब, वो मैंडेटरी हो गया, उसके कैसे मतलब अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं एप्स को? नहीं, एप्स यूज करने में कोई मुश्किल नहीं है। मतलब आप अपने लिए कह रहे हो कि आपने कितना माल तैयार कर लिया, ये कह रहे हो? नहीं नहीं सर, जैसे बाहर का बायर उससे ट्रैक कर देता है, उससे उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है, हाँ, पेमेंट भी सिक्योर हो जाती है। तो सर इसका कुछ नॉलेज वगैरह क्या सिस्टम है? हाँ, तो उसका वो आइस गेट की ऐप होती है, जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आएगा तो उसमें पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा।
सर ICAT DGFT इंडियन ट्रेड आईसीएट हो गया, डीजीएफटी हो गया, गवर्नमेंट की और भी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडीज है सर, हाँ, FIO हो गया। फिक्की हो गया, फियो हो गया, बहुत सारी आपकी जो है इस टाइम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, क्योंकि चाइना का ऑल्टरनेटिव पूरे वर्ल्ड को इंडिया में नजर आ रहा सर अगर कस्टम में माल रिजेक्ट का तो क्या करना है सर? है। सॉरी, कस्टम में? अगर माल रिजेक्ट हो गया तो मतलब बायर ने रिजेक्ट कर दिया तो? नहीं, कस्टम में माल रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आपके थर्ड पार्टी, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, या आपकी अच्छा थर्ड क्वालिटी पार्टी डाउन है, थर्ड या पार्टी आपके पास इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ SGS का सर। हाँ, अगर एसजीएस है, लेकिन एसजीएस देखो, मैं आपको ओपनली बताऊंगा, एसजीएस बहुत ही रेयर लोग कराते हैं। अनटिल अनलेस आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में डील कर रहे हो, या आप एक बहुत बड़े ब्रांड हो, या कोई बहुत ही स्पेसिफिक आइटम भेज रहे हो, क्योंकि उसके कॉस्टिंग और उसके चार्जेस एसजीएस के थोड़े ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक या नेशनल इंस्पेक्शन जो होती है, क्योंकि एसजीएस इंटरनेशनल इंस्पेक्शन है। जी जी। तो एक वही बात है, मैंने पहले भी रिपीट करी थी, कि प्रॉपर आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए। जी अब सर। सपोज करो कि एग्जांपल के तौर पे कि आपको पता है ये 50-60 टॉपिक हैं। अगर आप ब्रोशर में देखो कि इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है। जब आपके लास्ट में सेशन आएंगे, मान लो आपने सारा सेशन आज सीख लिया, तो आपके उसके बाद एंड के जो सेशंस होते हैं उसमें हम यही बताते हैं आपको कि स्टेप 1 आपको क्या लेना है, सीक्वेंस वाइज, सीरियल नंबर, कि स्टेप 1 आपको ये लेना है कल से, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। स्टेप 2 आपको ये लेना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आपको ये स्टेप लेने हैं। और ऑलमोस्ट 17 से 18 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ईजी होते हैं वो सिस्टम के हिसाब से। आप सोचो सिर्फ मेरे पास एक बिजनेस है, मेरे को बायर मिल गया, बायर से मैंने डील कर ली, कन्विंस हो गया, बस बिजनेस हो गया? नहीं, सिस्टमैटिकली आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, आपको रिटर्न में ही बताऊंगा, आपको मैं पीपीटी के थ्रू भी बताऊंगा कि इस तरीके से सिस्टम आपको फॉलो करना है। सर मेन थिंग इज मार्केट रिसर्च। देखो, हर चीज इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, स्मार्ट वर्क हर जगह चल रहा है, और जो नई जनरेशन है, मोबाइल फोन सबके हाथ में है, टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है। तो आप जितने स्मार्ट हो, आपके बायर्स भी उतने ही स्मार्ट है, या एक स्टेप आगे भी हैं। तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन रेट किस तरीके से बढ़ाना है, तो ये बहुत सारी चीजें आप मैटर करेंगी। क्योंकि पहले वाली बात नहीं रही कि हमने कोई भी दुकान खोल ली, राह चलते हुए कस्टमर आएंगे, माल लेके चले जाएंगे, या किसी रेफरल के थ्रू हमें पार्टियां मिल जाएंगी। आजकल ऑनलाइन में सब चीज ओपन हो गई है। अगर ऑनलाइन का फायदा भी हुआ है तो नुकसान भी हुआ है, आपके मार्जिन ओपन हो गए हैं, कंपटीशन बड़ा है, लेकिन अनटैप्ड मार्केट को भी आप टारगेट कर सकते हो, आप ग्लोबली सेल कर सकते हो। तो वही है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फायदा भी है और थोड़ा सा फाइट भी आपको करनी पड़ेगी। यहां तक कोई क्वेश्चन या कोई डाउट? एनीवन? किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। कल को अगर मेरी जगह कोई बायर होगा तो उसको भी आप कन्विंस करोगे, या उससे बात कैसे करोगे, कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। तो कोई भी किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं वो, क्योंकि सिर्फ पुरुषोत्तम जी ने ही पूछा है, और एक मैं इनका नाम भूल गया, बाकी कोई पूछ ही नहीं रहा है। या तो आउट ऑफ द बॉक्स नया टॉपिक है उनके लिए, शायद वो नहीं पूछ पा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ रहा है। और सर ये कॉस्टिंग और प्राइसिंग करने का, और सर प्रॉफिट कितना ऐड करें और प्राइसिंग कैसा करें? हाँ, वो कॉस्टिंग और प्राइसिंग की क्लासेस आएगी। देखो, हर चीज का सेशन आएगा। अगर रोज आप 1-1 1.5 घंटे का सेशन आप अटेंड कर रहे हो, तो उसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। एक दिन में हम एक लिमिटेड नॉलेज ही गेन कर सकते हैं, कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है। जी सर, होमवर्क करना पड़ेगा सर।
होमवर्क करना पड़ेगा। दूसरा, हम जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, डेली एक नया सेशन करेंगे, तो आपके माइंड में डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते चले जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, शायद आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपको मैंने डायरेक्टली चाबी दे दी गाड़ी की और आपको ड्राइविंग नहीं आती, ठीक है, आपने यूट्यूब से देख लिया या कहीं से भी देख लिया, लेकिन रास्ते में जब चलाने के लिए उतरोगे, या तो आपके साथ कोई मेंटोर बैठे हो, अगर आपने ड्राइविंग सीखी हो ड्राइविंग स्कूल से तो वो आपको हेल्प कर देते हैं, लेकिन अगर आप बिना उनके अगर आप गाड़ी चलाओगे तो 90% आप ठोक दोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं ठोकोगे, 90% तो ठोक दोगे। 10% आपका लक फैक्टर है, जी सर। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि 100% ही लोगों को नहीं आता या वो नहीं सीख सकते, लेकिन एक एश्योरेंस हो जाती है कि हम कोई गलत स्टेप ले रहे हैं तो हम किसी मेंटोर से या ट्रेनर से पूछ लेते हैं, सर ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। एक एश्योरेंस बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर लेके आती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में। तो ये आपके आज सारे सेशन हमने सीखे, इनको टर्म्स क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या है, और टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस में कितने तरह के होते हैं। सर कोई ये भी, एलओआई क्या होता है सर? सॉरी, कम अगेन, क्या कह रहे हैं? एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट। आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रैक कर रही है। नहीं सर, लेटर ऑफ इंटेंट जो बायर देता है ना। वो तो सारे डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना उसमें। हाँ जी सर। हाँ, लास्ट में आपका प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन का सेशन भी आएगा, जिसमें स्क्रीन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन में शेयर करके दिखाऊंगा कौन से कॉलम में क्या एंट्री आपको फिल करनी है और कौन से क्लॉजेस आपको उसमें चेक करने हैं या किसी अच्छे सर कंसल्टेंट से चेक कराने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल हेलो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। सर, सर एक काम करिए, आप सेशन आगे कंटिन्यू कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा। राइट। जी सर, आप एक काम कीजिए, सबको म्यूट कीजिए, आपका कंटिन्यू कीजिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। नहीं, मेरा आज का ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट ही है, तो इसलिए मैं अब Q&A सेशन कर रहा हूँ कि सर नहीं जो तो जो समझ में नहीं आपको आएगा आज तो के आप। सेशंस में जो भी डाउट है, जो भी कुछ इश्यू आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो वन बाय वन। सर बीच बीच में पूछिए तो आपका पता नहीं चलेगा, आप लास्ट में क्वेश्चन पूछिए फिर सेशन कंटिन्यू कीजिए। सेशन मेरा हो गया। इनको आज का सेशन यही था कि इंटरनेशनल बिजनेस इंट्रोडक्शन, सेकंड टाइप्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, और थर्ड आज हमने इनकोटर्म सीखा, इनकोटर्म प्राइसिंग जिसको बोलते हैं। कल हम नए सेशन सीखेंगे सेम टाइम, रात को 9 बजे। तो वाइंड अप करने से पहले मैं तभी आपसे एक एक करके पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है रिगार्डिंग ट्रेनिंग, रिगार्डिंग आज का जो सेशन हुआ, तो वो अपने सेशन, अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज वन बाय वन पूछ सकते हैं। एनीवन? सर फंडिंग ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? क्या कह रहे हो? सर फंडिंग ऑप्शन कहाँ से मिलेगा? बैंक के थ्रू? फंडिंग के लिए बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज भी हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे हेल्प करती हैं, क्या वो डॉक्यूमेंटेशन मांगती हैं और किस तरीके से वो वेरिफिकेशन करती हैं, तो आने वाले सेशंस में आपको पूरा बताया जाएगा। तो उसके लिए आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, अपनी फर्म कैसे मेंटेन करके चलनी है, अगर आप एक नए स्टार्टअप हो, नए बिगनर हो, तो किस तरीके से आपको बैलेंस करके चलना है, और एक स्टार्टअप कौन से स्कीम में अप्लाई कर सकता है, तो वो सारा आपको इसमें बताया जाएगा। जी ओके। और किसी को कोई डाउट? जयदीप, पुरुषार्थ? नो सर। फिनिश करें आज, यहीं पे वाइंड अप करें।
जी सर। आर यू श्योर? किसी का आज का कोई डाउट नहीं है? सब क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। आज यहीं तक करते हैं, कल सेम टाइम रात को 9 बजे मिलेंगे। ये टाइम मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेस क्लास होते हैं, जी जिनके सर। पास ना मॉर्निंग का टाइम है, ना आफ्टरनून का टाइम है, ना इवनिंग का टाइम है। तो ये टाइम ऑलमोस्ट सभी के लिए कन्वीनियंट होता है, तो इससे आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। जो लोग आईपीएल के शौकीन हैं, तो आईपीएल भी देख सकते हैं, रात को 11:30 तक आता है, तो अभी भी 1-1.5 घंटे का बचा होगा। ठीक है, कल हम सेम टाइम रात को 9 बजे कंटिन्यू करेंगे। जिसको भी कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, कोई फीस से रिलेटेड हो, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड हो, कुछ भी क्वेरी हो, वो या तो ईमेल कर सकता है या व्हाट्सएप का नंबर जो है तो मेरी टीम मेंबर से ले सकता है। मैं एक बार स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। तो इस पे आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स लेना चाहो तो ले सकते हो, किसी को कोई भी अगर क्वेरी या डाउट हो ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि कल मैं उन्हीं को अटेंड करूंगा जो प्रोग्राम एनरोल करा चुके होंगे, जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। सर तो फीस आज का कितने एक है बोनस नेक्स्ट? सेशन था जो सबके लिए एक तरह से ऑलमोस्ट फ्री था। ठीक है, वाइंड अप करें? सर हेलो सर। यस प्लीज। सर फीस कितनी है नेक्स्ट सेशन की? आप जो है व्हाट्सएप करके जो है अपनी पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं, तो उसमें आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। जी सर, ये फ्री था क्या सेशन? राइट। ओके सर। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।